जय हिंद। मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फ्यूचर नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए कुछ नया चैप्टर लेकर आया हूं और वो भी बायोलॉजी का है, जो क्लास 10 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 के साथ साथ जो एक दिवसीय टेस्ट आते हैं उसके लिए भी और 11th 12th के लिए भी है। चलिए इसमें सीखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है जनन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे और जनन क्यों जरूरी है इसके बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि जनन की कार्यविधि क्या होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जनन कितने विधि से की जाती है। चलिए कोई टाइम लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जनन है, तो जनन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जनन होता क्या चीज है। तो जनन का मतलब होता है कि जनन एक ऐसा जैव प्रक्रम है कि जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करे। समझ गए होंगे। एक बार फिर से चलते हैं। जनन वह जैव प्रक्रम है कि जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे हम जनन कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं। अब अगला इसका जो है कि पॉइंट जो है आवश्यकता। जनन की आवश्यकता क्या है, जनन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए जनन क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि श्वसन, अगर श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम जीवित नहीं हो सकते हैं। उसके साथ साथ पोषण की प्रक्रिया अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी तरह यहाँ जनन के बारे में भी समझेंगे। देखिए जनन जो होती है, ये जनन क्यों आवश्यक है। जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है। जैसे समझते हैं, अगर कोई मान लीजिए कि धरती पर सबसे पहली बार जो कुत्ता आया होगा, अगर वह कुत्ता अगर जनन नहीं करता तो क्या आज हम लोग इस कुत्ते को देख पाते? नहीं देख पाते। इसीलिए जनन जरूरी है, क्योंकि कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा तो उसकी क्या होगा, उस जाति का नष्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पेड़ पौधा में समझिए कि जैसे कोई आम, अगर पृथ्वी पर कोई आम का पौधा पहला होगा तो अगर वो जनन नहीं करता क्या दूसरा आम का पौधा उत्पन्न होता? नहीं होता। क्यों? आज हम लोग आम को देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि वो जनन किया। इसलिए हम आज आम को देख पा रहे हैं और उसको हम फल के रूप में ग्रहण भी करते हैं। चलिए आगे कुछ सीखते हैं। जैसे कि इसका कार्य विधि है, तो कार्य विधि कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक जनक है, कोई एक ये क्या है, जनक है। अब ये क्या करे, कोई मान लीजिए ये कोई जीव है, ये क्या किया कि जनन की प्रक्रिया करके एक जीव या एक से अधिक जीव का निर्माण किया। ये भी हो सकता है कि दो जीव हो। यहाँ पे दो जीव मिल करके, मान लीजिए दो जीव मिल करके क्या किया, ये दोनों परस्पर मिले होंगे और मिलने के बाद क्या किया होगा कि ये एक या एक से अधिक जीवों का उत्पत्ति किया हुआ। यहाँ पर जो होगा, जो जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे जनक। इसको जनक बोला जाएगा। और जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है उसको क्या बोलते हैं, जनक। और जो उत्पन्न जीव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको संतान बोलते हैं, या उसको हम संतति बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, संतति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें जो जनक भाग लिए हैं, इसमें कितना जनक भाग लिए हैं, एक जनक भाग लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जनक मिल करके क्या किए हैं कि एक जीव या एक से अधिक जीवों का उत्पत्ति किए हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि दो जीव। अब इसमें दो जीव कौन होंगे, तो एक होंगे नर और एक क्या होंगे, मादा होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि दो जीव नर और मादा मिलकर क्या किए हैं, एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण किए। इससे हमको यह पता चल रहा है कि जो जनन की क्रिया होगी वो दो प्रकार की संभव हो सकती है। पहला, जिसमें एक जनक भाग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अलैंगिक। उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक। अलैंगिक जनन, उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और जिसमें दो जनक भाग लेंगे, जिसमें दो जनक भाग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। तो यहाँ पर हम यह चीज सीखे हैं कि जनन कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। पहला किस में बांटा गया, अलैंगिक जनन, और दूसरा किस में बांटा गया, लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन की विशेषता के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और इसका तो परिभाषा आप लोग जान चुके हैं। एक बार फिर से चलिए
जान लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें समझ गए होंगे अलैंगिक जनन जो होते हैं ये किस प्रकार की जंतु या पादप में होते हैं। तो निम्न कोटि के जो पादप होंगे उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, और निम्न कोटि के जंतु जैसे कि एक कोशिकीय जीव जितने भी होंगे, जैसे कि अमीबा ले लिए, क्या अमीबा में होंगे, उसके बाद ईस्ट में होंगे, पैरामेसियन हो गया। इस तरह के जो जीव आते हैं एक कोशिकीय जीव जिसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और इसकी विशेषता क्या क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो होते हैं अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, समझ गए होंगे। इसमें शुक्राणु या अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शुक्राणु और अंडाणु, इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। तब तक यहाँ पे इतना समझिए, इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो होती है समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि जो जनक में गुण होता है वही गुण उसके संतान में भी आना चाहिए, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे संतान जो होता है आनुवांशिक रूप से जनकों के समान होते हैं। इसमें जो उत्पन्न होंगे अलैंगिक जनन के विधि से जो संतान उत्पन्न होंगे वो संतान क्या होंगे? वो अपने पिता के समान या अपने जनक के समान होंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई कुत्ता का बच्चा जो होंगे वो कुत्ते के जैसा होगा, ना कि वो बिल्ली के जैसा हो जाएगा। अगर पौधे में बात किया जाए समझते हैं तो पौधे में मान लीजिए अगर कोई आम का पौधा है, अगर वो आम के पौधा से तो आम का पौधा ही उत्पन्न होंगे। ये तो नहीं संभव है कि लीची का पौधा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद संतान जो होंगे अलैंगिक जनन की विधि द्वारा संतान ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं, समझ गए होंगे। अब तो ये तो हम पहले बता चुके हैं कि ये जो होती है अलैंगिक जनन की विधि प्रक्रिया वो निम्न कोटि के पौधों और जंतुओं में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।